नमस्कार साथियों। हम सभी ने कभी ना कभी कर्म सिद्धांत, कर्ता के बारे में सुना या पढ़ा है और इस संबंध में हम काफ़ी कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी कर्म सिद्धांत को और गहराई से समझने की उत्सुकता हम सभी में सदा से बनी रहती है। आज के इस सेशन में हम कर्म, कर्ता, लक्ष्य या परिणाम, कर्म और अवधारणा, कर्म का विचार से क्या संबंध है, इस बात को समझेंगे। यदि आप कर्म और अवधारणा को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो सेशन को पूरा देखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर व्यक्ति कर्मों की एक श्रृंखला के बीच जीते हैं और वे कर्म कहीं से भी आपस में इंटरलिंक्ड या जुड़े हुए महसूस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो कर्म हैं वो किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे जो कर्म हैं वो हमें विघटन और एक अजीब तरह की कुंठा की तरफ ले जाते हैं। हम सभी लोग कर्म से ही जीवित रहते हैं। बिना कर्म के ना तो कोई जीवन है और ना ही कोई अनुभव है, ना ही किसी प्रकार का कोई चिंतन है। हमारे जो कर्म हैं वो विचार से जन्मे हैं, यानी विचार ही कर्म है। कर्म की पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझे बगैर अलग अलग तरह के कर्मों में उलझे रहना निश्चित रूप से हमारे लिए एक अजीब तरह की कुंठा और दुख को ही लेकर आता है। वास्तविकता में हमारा जो जीवन है वो विभिन्न प्रकार के कर्मों की एक श्रृंखला है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि चेतना के विभिन्न स्तरों पर कर्म की एक प्रक्रिया है। अब चेतना का अर्थ क्या है? चेतना का अर्थ है अनुभव करना, किसी चीज़ को नामांकित करना, स्मृति के रूप में उसका लेखा जोखा रखना। स्मृति यानी अपने साथ जो घटनाएं घटती हैं उन सभी घटनाओं को अपनी मेमोरी में सजोकर रखना। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कर्म कर्ता को निर्मित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता का अस्तित्व तभी होता है जब कर्म के सामने कोई परिणाम या कोई लक्ष्य हो। यदि हमारे कर्मों के परिणाम का कोई सरोकार न हो तो कर्ता नहीं होगा। अर्थात यदि हमें अपने कर्म के बदले में किसी लक्ष्य प्राप्ति की आशा ना हो तो कर्ता जीवित नहीं रह पाएगा, कर्ता स्वयं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे सामने कोई लक्ष्य है या कोई परिणाम है जिसे हम पा लेना चाहते हैं तो कर्म कर्ता को निर्मित कर देगा। इस तरीके से अगर हम सोचें तो कर्ता, कर्म और लक्ष्य एक ही प्रक्रिया है और ये तभी अस्तित्व में आती है जब कर्म का कोई दृष्टिगत लक्ष्य होता है। किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, किसी परिणाम के लिए, किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए कर्म करना ही संकल्प कहलाता है। किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा संकल्प है और यही करता है। यानी कि मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई किताब लिखना चाहता हूँ, या मैं बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, या मैं कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। हम इन तीनों स्थितियों से यानी कि कर्ता से, कर्म से और लक्ष्य से परिचित हैं। कर्ता, कर्म और परिणाम, इन तीनों से हमारा अनुभव निर्मित होता है। इन्हीं तीनों से हम अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और निश्चित रूप से विदाउट एनी डाउट यही कुछ बनने की प्रक्रिया है। यदि कोई कर्ता ना हो और किसी लक्ष्य के लिए कोई कर्म ना करना हो तो कुछ बनना नहीं हो सकता। लेकिन जो जीवन हम जीते हैं, हमारा दिन प्रतिदिन का जो जीवन है वो एक कुछ बनने की प्रक्रिया है। मैं निर्धन हूँ, मुझे अमीर होना है, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मैं अपने जीवन के सभी क्रियाकलाप करता हूँ। मैं कुरूप हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मुझे सुंदर बनना है। इसलिए मेरा जीवन हमेशा कुछ बनते रहने की ही प्रक्रिया है। हमारा जो जीवन है और हमारे जीवन में जो जीवित रहने की चाह है वो कुछ बनने की चाह से भिन्न नहीं है। और इस बनने में एक संघर्ष है, एक पीड़ा है, एक तकलीफ है। क्या ऐसा नहीं है? यह एक अनवरत निरंतर चलने वाला संघर्ष है। मैं यह हूँ और मैं वह बन जाना चाहता हूँ। यानी कि मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मुझे उस स्थिति में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। मैं अपने से कुछ और हो जाना चाहता हूँ। इसलिए समस्या यह है कि क्या इस बनने की प्रक्रिया के बिना भी कर्म संभव है? क्या बिना इस पीड़ा के, बिना इस सतत संघर्ष के कर्म नहीं हो सकता? यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो कर्ता भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य के साथ कर्ता भी आ जाता है। इसलिए बिना किसी लक्ष्य के और इस प्रकार बिना किसी कर्ता के
क्या कोई कर्म हो सकता है? सोच कर बताइएगा, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब हम किसी अनुभव के बीच से गुजर रहे होते हैं, अनुभव करने के क्षणों में आपको अनुभव से अलग किसी अनुभवकर्ता का बोध नहीं होता। वो हाँ, उस समय आप केवल अनुभव करने की अवस्था में होते हैं। एक बड़ा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, आप क्रोध में हैं। क्रोध के उस क्षण में न तो अनुभव करता है ना अनुभव, केवल अनुभूति है, बस अनुभव करना है। लेकिन जैसे ही उस क्षण से बाहर आप आते हैं, अर्थात अनुभव करने के तुरंत बाद, तो अनुभवकर्ता भी होता है और अनुभव भी, कर्ता भी होता है और फल की अभिलाषा से किया गया कर्म भी। इसका मतलब है क्रोध को आप दबाना चाहेंगे या उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। हम इस अवस्था में अनुभूति की इस स्थिति में बार बार लौटते हैं, लेकिन हर बार हम उससे बाहर चले जाते हैं और उसे कोई शब्द या कोई नाम देकर अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं। हमारे लिए कर्म की मूलभूत प्रकृति को समझना आवश्यक है। तो क्या कर्म किसी मत, किसी ओपिनियन, किसी अवधारणा, किसी कॉन्सेप्ट के द्वारा या किसी विचार के द्वारा पैदा होता है? क्या आपको विचार पहले आता है और फिर क्रिया होती है, या कर्म पहले होता है? क्या कर्म कर्ता को निर्मित करता है या कर्ता पहले आता है? ये समझना बहुत आवश्यक है कि इनमें से कौन पहले आता है। यदि विचार पहले होता है तो कर्म उस विचार का अनुकरण भर होता है और इसलिए वह कर्म नहीं होता बल्कि अनुकरण होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो समाज है वो मुख्य रूप से बौद्धिक या शाब्दिक स्तर पर रचित है। हम सभी में विचार ही पहले आता है और तब कर्म का अनुगमन होता है, यानी हम पहले विचार करते हैं और उसके बाद कर्म उठता है। इस अवस्था में कर्म किसी विचार का सेवक भर होता है और निश्चित ही केवल विचारों, अवधारणाओं को रचते रहना कर्म के लिए हानिकारक होता है। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और जब केवल विचारों का ही जन्म होता है तो अलग अलग तरह की कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद पैदा होते हैं। हमारी सामाजिक संरचना अत्यधिक बौद्धिक है। अपने अस्तित्व के बाकी सभी पक्षों की कीमत पर हम बुद्धि का संवर्धन कर रहे हैं और इसलिए विचारों से हमारा दम घुट रहा है। एक बात समझ लीजिए, यदि विचार कर्म को स्वरूप प्रदान कर रहा है तो कर्म कभी भी हमारे कष्टों का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म से पहले हमें यह समझना होगा कि विचार का जन्म कैसे होता है। यहाँ एक और बात को समझिए कि एक होती है धारणा या अवधारणा, जिसको हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। धारणा विचार प्रक्रिया का परिणाम है। बिना विचार प्रक्रिया यानी कि थॉट प्रोसेस के धारणा हो ही नहीं सकती, यानी कि बिना एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के कभी कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। इसलिए मुझे इस विचार प्रक्रिया को भी समझना होगा और तभी मैं उसके परिणाम अर्थात धारणा को समझ सकता हूँ। विचार से हमारा तात्पर्य क्या है? आप कब विचार करते हैं? निश्चित रूप से, विदाउट एनी डाउट, विचार एक प्रक्रिया का परिणाम है। यदि आपके पास स्मृति ना होती यानी मेमोरी ना होती तो विचार भी नहीं होते। किसी अनुभव के प्रति स्मृति यानी मेमोरी का प्रत्युत्तर ही विचार प्रक्रिया को कार्यरत करता है। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी आपकी, और वह आपकी मेमोरी में बैठ गया। जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उस अपमान की स्मृति ही आपका प्रत्युत्तर होती है। इस प्रकार स्मृति का यह प्रत्युत्तर, जो कि विचार प्रक्रिया है, धारणा को जन्म देता है। अतः धारणा सदा संस्कारबद्ध होती है और यह समझ लेना आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि धारणा विचार प्रक्रिया का परिणाम है, विचार प्रक्रिया स्मृति का प्रत्युत्तर है और स्मृति सदा संस्कारबद्ध होती है। स्मृति सदा अतीत की होती है और कोई भी चुनौती उस मेमोरी को वर्तमान में नए सिरे से जीवित कर देती है। मेमोरी का अपना कोई जीवन नहीं होता। जब कोई चुनौती सामने खड़ी होती है तब वर्तमान में वो जिंदा हो जाती है और पूरी की पूरी मेमोरी, वो चाहे सुषुप्त हो या सक्रिय हो, यानी कि वो साइलेंट पड़ी हो, इनएक्टिव हो या वो एक्टिव हो, संस्कारों में जकड़ी होती है। इसीलिए इस मामले में एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण का होना बेहद जरूरी है। आपको अपने अंतर में स्वयं यह पता लगाना होगा कि क्या आप विचार के आधार पर कर्म कर रहे हैं
या कर्म बिना किसी विचार प्रक्रिया के ही हो सकता है। आप कब बिना धारणा बनाए, बिना किसी कॉन्सेप्ट के कर्म करते हैं? ऐसा कर्म कब होता है जो अनुभव का परिणाम नहीं है? जैसा कि हमने कहा, अनुभव पर आधारित कर्म सीमित करने वाला होता है और इसलिए बाधा बनता है। कर्म जब अवधारणा विचार की उपज नहीं होता है तब वह स्वाभाविक होता है। और अब अनुभव पर आधारित विचार प्रक्रिया कर्म को नियंत्रित नहीं करती। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म अनुभव से स्वतंत्र तभी होता है जब वह मन के नियंत्रण से मुक्त होता है। बोध केवल उसी अवस्था में होता है जब अनुभव पर आधारित मन कर्म का निर्देशन नहीं करता, अर्थात जब अनुभव पर आधारित विचार कर्म को आकार नहीं देता। इस चीज में कोई डाउट नहीं है। निस्संदेह जब विचार का अंत हो जाता है तब ऐसा कर्म संभव होता है, यानी विचार के बगैर भी कर्म किया जा सकता है। और विचार का अंत तब होता है जब प्रेम है। प्रेम स्मृति है, प्रेम अनुभव नहीं है। जिससे प्रेम किया जाए उसके बारे में सोचना प्रेम नहीं है, क्योंकि तब वह विचार मात्र है। आप प्रेम के विषय में विचार नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति के विषय में विचार कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके प्रति आपकी निष्ठा है। अपने गुरु, अपने आदर्श, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे। परंतु विचार प्रतीक का यथार्थ नहीं है जो प्रेम है, अतः प्रेम अनुभव नहीं है। विचार और कर्म के बीच में तो खाई होती है, परंतु वैसी खाई प्रेम और कर्म के बीच में कभी नहीं होती। प्रेम और कर्म के बीच में ऐसा कोई फासला नहीं होता जो विचार और कर्म के बीच होता है। अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट सदा अतीत की होती हैं, वर्तमान पर वह अपनी छाया नहीं डालती, और हम सदा कर्म और अवधारणा के बीच की खाई पर पुल बनाने की प्रयत्न में लगे रहते हैं। जब प्रेम होता है तो मानसिक भाव नहीं है, विचारणा नहीं है, स्मृति नहीं है, मेमोरी नहीं है, किसी अनुभव अथवा किसी अभ्यस्त अनुशासन का परिणाम नहीं है। तो यह प्रेम स्वयं में कर्म है और केवल वही मुक्त करता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, कर्म कैसे विचारों से उत्पन्न होते हैं, एवं कैसे इंद्रियों से प्राप्त होने वाले अनुभव के सहारे विचार कर्म पर नियंत्रण रखते हैं और फलस्वरूप उसे सीमा में, एक लिमिट में आबद्ध करते हैं। इस समस्त प्रक्रिया के प्रति सचेत होना, जागरूक होना हमारे लिए आवश्यक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि विचार किसके हैं। जब तक हम किसी भी प्रकार की अवधारणा, किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट से चिपके रहते हैं, हम ऐसी हालत में होते हैं जिससे किसी प्रकार की वास्तविक अनुभूति संभव नहीं हो पाती है। उस समय हम केवल समय के क्षेत्र में जी रहे होते हैं। हम या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में, और ये दोनों हमें किसी न किसी प्रकार की उत्तेजना देते हैं। जब हमारा मन विचारों से मुक्त होता है, केवल तभी वास्तविक अनुभूति संभव है और केवल तभी वास्तविक कर्म होता है। धन्यवाद।